नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर से एक बार हमारे इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या रखी थी और उसमें बताया था कि किस प्रकार से समाज मनुष्य जो इतिहास है उसका 5 युगों के अंदर विकास होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कार्ल मार्क्स ने विचार रखा ऐतिहासिक भौतिकवाद का, उसकी विभिन्न विचारकों के द्वारा कमियां बताई गई, आलोचनाएं की गई, उनकी समीक्षा के रूप में हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की जो आलोचना हुई है वो कितनी सही है या कितनी नहीं है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर उल्लेख करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमारे इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को बेल आइकन दबाकर शेयर ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में आलोचनाओं को लेकर के। ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचनाएं। सबसे पहली आलोचना ऐतिहासिक भौतिकवाद की गई कि मानव मशीनों का गुलाम नहीं है। मार्क्स ने लिखा कि सामाजिक संबंध मशीनों द्वारा निर्धारित होते हैं और परिवर्तित होते हैं, जबकि विचारक ये कहते हैं, अन्य विचारक वो कहते हैं कि मनुष्य मशीनों का गुलाम नहीं है जो उसके सामाजिक संबंधों का निर्धारण कर सके। अर्थात उसे अपने सामाजिक संबंधों का निर्धारण करने के लिए मशीनों पर निर्भर होना पड़े और मशीनों के माध्यम से ही उसके सामाजिक प्रकार के जो संबंध हैं वो निर्धारित किए जाएं। ऐसी जो विचारधारा है वो त्रुटिपूर्ण विचारधारा है। दूसरी बात विचारकों के द्वारा ये की गई कि ये एक तत्ववादी सिद्धांत है। मार्क्स का ये विचार त्रुटिपूर्ण है कि जीवन के विभिन्न पक्ष आर्थिक कारकों के फलस्वरूप परिवर्तित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकीय घटना है, बहुकारकीय घटना है जिसके कई कारण होते हैं और परिणाम के रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। समाज में भी ऐसे कई परिवर्तन हैं जो आर्थिक संरचना से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे घटित होते हैं। तो मार्क्स का जो सिद्धांत है वो केवल परिवर्तनों को आर्थिक आधार पर स्पष्ट करता है। तो ये एक तत्ववादी सिद्धांत है, यानी परिवर्तन बहुकारकीय घटना है जिसमें बहुत सारे कारक। हो सकता है कि भौतिकवादी जो कारक है वो एक कारक के रूप में जरूर सटीक ठहरता हो, लेकिन अन्य कारक भी होते हैं परिवर्तन के। तो मार्क्स का जो ये सिद्धांत है वो एक तत्ववादी सिद्धांत या एकांगी सिद्धांत के नाम से इसकी आलोचना की गई है। विचारकों के द्वारा ये रखा गया कि मानव का जो इतिहास है वो इतनी जटिलता लिए होता है, इसमें मानव इतिहास में जटिलता होती है कि इसको बहुत ही भौतिक आधार पर स्पष्ट करना संभव नहीं है। इसमें जो परिवर्तन और विकास में कई शक्तियों का योगदान होता है। षड्यंत्र, काम, ईर्ष्या, धार्मिक विद्रोह, सत्ता, शक्ति आदि के आरोहण से अनेक सभ्यताओं का पतन हुआ है और मार्क्स ने इन सभी कारकों को कोई महत्व नहीं दिया और इतिहास को अत्यंत सरल बना दिया, जबकि इतिहास मनुष्य का इतना सरल नहीं है। इसमें अनेकों जटिलताएं भरी पड़ी है जिसके कि अनेक कारण हैं। तो इस आधार पर इतिहास की जो ये व्याख्या है वो त्रुटिपूर्ण विचारकों के द्वारा बताई गई। मार्क्स की ये कहकर के भी आलोचना की गई सिद्धांत की कि उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच में जो एक तरह का संबंध स्थापित किया गया वो त्रुटिपूर्ण है। उत्पादन शक्तियाँ उत्पादन संबंधों का निर्धारण नहीं कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में रूस और अमेरिका में उत्पादन की शक्तियाँ लगभग एक समान हैं, दिखाई देती हैं। विकसित देश हैं उनमें एक समान
दिखाई देती है, यंत्र प्रविधियाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था और रूस में साम्यवादी व्यवस्था है, उनके संबंध पाए जाते हैं। तो एक जैसी उत्पादन की शक्तियाँ होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक प्रणाली है वो देखी जा सकती है। इसलिए उत्पादन शक्तियाँ उत्पादन संबंधों को निर्धारित नहीं करती हैं। ये कहकर के मार्क्स की आलोचना की गई कि इतिहास का सदैव ही विकास नहीं होता। इतिहास के अंदर संघर्ष होने के बाद में एक व्यवस्था सदैव जो व्यवस्था है विकसित नहीं होती है, पतन भी होता है इतिहास के अंदर। ये आवश्यक नहीं कि संघर्ष के बाद में सदैव उच्च स्तर की व्यवस्था ही कायम हो जाए, क्योंकि इतिहास जो विकास, उत्थान और पतन दोनों ही रास्तों से होकर के गुजरता है। तो हम केवल इतिहास को विकास के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मार्क्स की सिद्धांत की आलोचना ये कहकर के भी की गई कि शक्ति का आधार केवल आर्थिक नहीं होता। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मणों के पास में शक्ति काफ़ी अधिक थी। मध्यकाल में यूरोप में पोप के पास में धार्मिक कारणों के फलस्वरूप शक्ति पाई जाती थी, क्योंकि इसका कारण था वो धार्मिक था। और अधिनायकत्व की स्थापना में भी जो सैनिक शक्ति है वो प्रमुख मानी गई है कि अधिनायकवाद जो स्थापित किया जाएगा मजदूरों के द्वारा, उसमें सैनिक शक्ति का अहम योगदान है। बुद्धिमत्ता, साहस, कपट ये भी शक्ति के स्रोत होते हैं। अतः केवल आर्थिक आधार पर जो शक्ति की व्याख्या मार्क्स के द्वारा की गई वो अत्यंत त्रुटिपूर्ण बताई जाती है। इसके अलावा मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना ये कहकर के की गई कि ये केवल नाम का भौतिकवादी सिद्धांत है। कार्ल मैनहीम ने लिखा है कि आर्थिक क्षेत्र में अंतिम विश्लेषण मानसिक विचारों के परिणामों के फलस्वरूप होता है, क्योंकि कोई भी आर्थिक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन आता है उसमें विचारों का अहम योगदान है। आर्थिक व्यवस्था मानसिक क्रिया का ही परिणाम होती है, बाहर अभिव्यक्त होती है। इस कारण से मार्क्स का जो ये सिद्धांत है वो केवल नाम का भौतिकवादी सिद्धांत रह गया है। इसमें विचार इसके अंदर अत्यंत महत्व रखते हैं। मार्क्स की ये कहकर के आलोचना भी की गई कि 4 युगों में इतिहास का जो विभाजन मार्क्स ने किया है वो त्रुटिपूर्ण। 5वां युग उसने कल्पना के आधार पर समाजवादी व्यवस्था की कल्पना की गई है, वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सभी समाजों को इतिहास के 4 युगों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस विभाजन से ये स्पष्ट नहीं होता कि पूंजीवाद का विकास सबसे पहले पश्चिमी देशों के अंदर क्यों हुआ। कुछ समाज हैं जिनमें इन जो युगों में होकर के हो सकता है कि इतिहास नहीं गुजरता है, सीधी ही आदिम साम्यवाद से ये कहा गया है कि जो सामंतवादी व्यवस्था है, दास युग नहीं होने के बावजूद उनमें सीधी सामंतवाद के अंदर वे समाज विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी जो समाज है इतिहास के इन 4 युगों में से होकर के नहीं निकल रहे हैं, ये विचार त्रुटिपूर्ण है। मार्क्स का जो सिद्धांत है वो विरोधाभासी सिद्धांत कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें एक और तो मार्क्स ये कहते हैं कि इतिहास आंतरिक आवश्यकताओं के कारण स्वयं बदलता है, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि मनुष्य द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर वे कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए श्रमिकों को क्रांति करनी होगी। अतः मार्क्स का ये समझ नहीं आता विरोधाभासी विचार कि वे परिवर्तन को स्वाभाविक मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं, या नियोजित करने की बात कहते हैं कि क्रांति के द्वारा परिवर्तन होगा। तो वे वास्तव में परिवर्तन को स्वाभाविक या नियोजित किस श्रेणी में रखते हैं? वे स्वयं अपने विचारों के अंदर विरोधाभासी विचार उनके देखे जा सकते हैं। एक आलोचना मार्क्स की ये कहकर के की गई कि समाजवाद की स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं होता। मार्क्स ने समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने पर परिवर्तन और विकास
को रुकने की बात की है, जबकि मार्क्स का एक कथन था कि परिवर्तन पदार्थ का आंतरिक गुण होता है और वाद का प्रतिवाद अवश्य होता है। इस स्थिति में समाजवाद के अंदर भी जो उस समय बाद में वो वाद के रूप में स्थापित होने पर उसका प्रतिवाद क्यों नहीं होता और व्यवस्था में बिखराव क्यों नहीं आता। लेकिन इस किस व्यवस्था के संबंध में मार्क्स कोई विचार नहीं रखते हैं, वे अपने ही जो आइडियोलॉजी है उनकी उनसे दूर हट जाते हैं। इस प्रकार से जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की गई। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत इन आलोचनाओं को हम देख सकते हैं, परंतु आर्थिक आधार पर आधारित ये सिद्धांत जो है वो एकाकी बताया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिद्धांत पूर्णतया गलत है। मार्क्स का ये सिद्धांत परिवर्तन की और विकास की गलत व्याख्या करता है, बल्कि इस सिद्धांत के आधार पर जो परिवर्तन और विकास के संबंध में आर्थिक कारण जो कि अत्यंत एक प्रभावी महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखे जा सकते हैं, तो परिवर्तन और विकास के संबंध में आर्थिक कारकों की व्याख्या अवश्य करता है कि किस प्रकार से आर्थिक कारक सामाजिक संरचना व अन्य इकाइयों पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से मार्क्स का जो सिद्धांत है वो हमें आर्थिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत का टॉपिक आज इसी वीडियो के अंतर्गत पूर्ण होता है। धन्यवाद। थैंक यू।